अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं निशाइज रिव्यू। गाइस आपकी खिदमत में मैं फिर से हाजिर हूं जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनका रिव्यू लेकर और टॉप 7 ऑफ द वीक लेकर। मैं आपको बताऊंगा, आप जैसे आप जानते हो पिछले वीक से जो है मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं जो हमारे हफ्ते के सबसे बेहतरीन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो टॉप 7 लिस्ट में जो ड्रामाज हैं उनका रिव्यू मैं करूँगा, उनकी बात करूँगा। इसमें ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन सारे ड्रामाज जो हैं वो आ जाते हैं जो हफ्ता भर जो है हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे हम लोग जो है वो देखते हैं। तो विदाउट फर्दर एनी ड्यू चलते हैं और बात करते हैं हमारे जो 7वें नंबर पे ड्रामा है उसकी। 7वें नंबर पे ड्रामा जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो 70,000वें नंबर पे होना चाहिए था। उसकी वजह जो है वो एक नहीं है, वो इतना कमज़ोर स्क्रिप्ट है, इतनी कमज़ोर डायरेक्शन है और इससे ज़्यादा कमज़ोर जो है उसमें एक्टिंग है। बावजूद इसके जैसे आप देखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल डोर की, उसमें सानिया सईद है, नैयर एजाज साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई। अब एक वाहद जिसे हम अच्छी और बेहतरीन अदाकारा कह सकते हैं वो सिर्फ जो है वो सानिया सईद हैं। बाकी जो हैं वो सारे के सारे जो हैं हिना अल्ताफ़ है, अली अब्बास है, अजबर रहमान का तो बेड़ागर की एक्टिंग के बारे में जैसे आप जानते हैं सब लोग, वो सब गुजारे की एक्टिंग बल्कि बाज़ दफ़ा बहुत ही बुरी एक्टिंग जो है कर रहे हैं और कोई भी मदद नहीं कर रहा, ना डायरेक्शन ना स्क्रिप्ट उनको अच्छी एक्टिंग करने में। और इसमें इफ़्फ़त उमर भी है, हमारी वही इफ़्फ़त उमर जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि वो ट्विटर पे किसी ने उनको आंटी कह दिया तो वो सीख पाओगी और झगड़ा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो एक 50 साल खातून का किरदार अदा कर रही हैं और उनकी लुक्स देख के लगता है जैसे वो 30 या 25 साल की हों। हाँ जी, वो अपनी भतीजियों से ज़्यादा यंग लगने की कोशिश जो है वो कर रही हैं। इवन कि उनके इयररिंग्स जो हैं वो भी मॉडर्न हैं, ये नहीं है कि पुराने इयररिंग्स जो हैं उनको वो पहनाए गए हैं। बहुत ही सारी जो है गलतियां हैं कहानी में और ड्रामे में, डायरेक्शन की, अदाकारी की, कंटिन्यूटी की। जैसे अली अब्बास जो है वो जब जनाजे पे जाता है अस्मा जो है उसके वालिद के और वापस जब लौटता है तो जनाजे पे उसने कुर्ता शलवार पहना होता है और जब वो घर में दाखिल होता है जनाजे से आकर अपनी उसकी माँ पूछती है हुआ है तुम जनाजे से, तो उसने जो है वो पैंट शर्ट पहन रखी होती है। जी, और मुझे ये नहीं समझ आ रही, अली अब्बास जो है ठीक है वो थोड़ा सा फरमा मायला उसका जिस्म ये, लेकिन वो इतनी टाइट पैंट्स क्यों पहनता है? यानी कि जिस बेचारा उसमें फंसा हुआ होता है, बिल्कुल इस चीज़ की समझ नहीं आती। और यकायक हमने ये देखा कि जो अजबर रहमान जो कि अबान का किरदार अदा कर रहे हैं, अबान साहब जो है अपनी टांगों से हर चीज़ को ठोकरे मारते फिर रहे थे, अपने हाथों से उन्होंने पहली किस्त में या दूसरी किस्त में आपने देखा था जब उसने अस्मा पे हमला किया था, चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, ऐसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की थी। अब मोहतरम के एक हाथ को फालिज हो गया, वो ऐसे जो है वो एक हाथ से ही काम चला रहे हैं और टांगे भी जो है उनकी वो भी फालिज ज़दा हो गई। क्यों बिल्कुल नहीं पता। हादसा जो शुरू में जब इसका कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो आपने देखा था वो बिल्कुल ठीक चलता है। इसके संदर्भ ने ये देखा कि कत्ल साहब हो गए, मतलब मारे गए, लेकिन किसी को भी नहीं पता जो हैं वो मास्टर साहब यानी अस्मा के अब्बा। और जब वापस आता है जनाजे से मोहतरम रोमान तो ऐसे लग रहा था उसका अपना अब्बा जो है वो गुजर गया। हाँ जी, ऐसे अजीब से उसने तासुरात बना। और ये सारी ख़वातीन मिलकर, 2 ख़वातीन, इस इफ़्फ़त उमर जो फुप्पी का किरदार अदा कर रही हैं और मिसेस एहतशाम, ये मिलकर जो है वो अजीब सी खिचड़ी बना रही हैं। अब हो ये रहा है कि अबान साहब ने ज़िद के दी है कि मुझे ये खिलौना चाहिए और उस खिलौने का नाम है अस्मा। हाँ जी, अब उसमें क्या खूबी है कुछ नहीं पता, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोमान जो है वो उससे मोहब्बत का इजहार करता है, इसलिए अबान को ये चाहिए। अबान जो है वो हसद का मारा हुआ अजीब सा इंसान जो है वो दिखाया गया है। और उसकी अम्मा जो है वो जो है सबकी डोरें जो है हिला रही हैं, वो ये चाहती हैं कि सबको ये लगे, यानी कि अस्मा को, उसकी बहन को, सबको ये लग रहा है कि उसकी शादी जो है वो होने जा रही है रोमान से, दुल्हन को और उसकी बहन को, लेकिन असल में शादी होने जा रही है अबान से। हाँ जी, अब मिसेस एहतशाम रिश्ता मांगने के लिए जाती हैं और फिर आकर रोमान से कहती हैं कि मैंने जो है रिश्ते की बात कर ली, अगर तुम भी बात करना चाहते हो तो तुम भी कर लो। और वो हस्बे मामूल वो ये बात करता है कि मैं जो हूँ वो असल बेटा नहीं हूँ, तो मैं लेपालक बेटा हूँ। हाँ जी, ये रोमान साहब जो हैं वो लेपालक बेटा हैं और हर वक्त ऐसे हाथ बांध कर माँ के सामने खड़ा होता है।
और वो जी ले बालिग बेटा जो है वो ये सारी हकीकत बताता है। अब मिसेस एहतशाम को कैसे पता था कि ये अबान सारी हकीकत सारी हकीकत बताएगा, तो मैं अपना अगला वार करूँगी। हाँ जी, उसने अगला वार ये किया कि उसने कहा कि बेटा वो तो कह रही है कि जायदाद में इसका कोई हिस्सा नहीं है, तो मैं शादी जो है वो इससे बिल्कुल नहीं करूँगी। तो वो अबान से शादी जो है उसकी करवा रहे हैं। और जनाब मोहतरम जो है रोमान साहब जो है अजीब सी शक्लें बनाता है और फिर वो आकर कहता है दूसरे दिन, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आप अबान की शादी करवा दें। मंगनी की अंगूठी पहनाने के लिए जाती है मिसेस एहतशाम। और अब हर एक इवन के मिडिल क्लास में भी लड़का और लड़की दोनों को बिठाकर आमने सामने मंगनी की अंगूठी पहनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ड्रामे वाले जो हैं हमारे अपनी ही इनकी दुनिया, अपनी मौजें करते हैं, अपनी मस्ती करती हैं। तो वो जाकर जो है अंगूठी पहनाई जाती है लड़के की गैर मौजूदगी में। इवन के यहाँ छोटी बच्चियाँ जो रोमान का नाम भी लेते हैं लेकिन कोई क्लियर नहीं करता। हाँ जी, और वो जो खाला उनकी फूफो जो पहले मिसेस एहतशाम जब रिश्ता मांगने के लिए आती है तो उसके साथ लड़ना झगड़ना, और जैसे ही वो ये बात करती हैं कि मैं रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ, वो मोम की तरह पिघल के उनके पैरों में फिसलना शुरू हो जाती हैं। अब उनको भी पता है, किसको नहीं पता, यास्मीन यानी कि जो है वो मोहतरमा अस्मा उसकी बहन को, और अस्मा खुद जो लड़की है उसको ये नहीं पता कि उसकी शादी जो है अबान से होने जा रही है। हाँ जी, अब वो उसके बाद जो है वो आती हैं इफ़त उमर यानी पुप्पो जो हैं वो आती हैं लड़के को जो है वो अंगूठी पहनाने के लिए उसके लिए जोड़ा लेके आती हैं। उसे कहती हैं जोड़ा ये पहन के आए, उसके बाद जो है अंगूठी पहनाई जाएगी। और वो मोहतरम जो है जोड़ा पहन के आते हैं। और फिर जब फूफो ये कहती हैं कि हाथ आगे करो तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है मिसेस एहतशाम, ये क्या बदतमीज़ी है, क्या बेहूदगी है। और किस जो है वहाँ पे ख़त्म हो गया। और आखिर चलना ये है पता बाद में कि इसलिए चिल्लाई थी, तुम्हें पता नहीं है कि इसका तो फालज हुआ है, ये कैसे हाथ आगे करे, तो तुम इसे हाथ आगे करने के लिए कह रही हो। ड्रामे में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सारी गलतियां हैं, कंटिन्यूटी की गलतियां, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एक्टिंग बहुत ही बेहुदा है, हद से ज़्यादा बेहुदा एक्टिंग कर रहे हैं। और डायरेक्शन का दूर दूर तक पता नहीं है। आपको आसानी से ये देख के लगता है कि यार इतना घटिया ड्रामा। और मैं कमेंट्स में जा रहा था, कमेंट पढ़ रहा था लोगों के जो इन ड्रामों को देखें, सब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सब इसको जो है वो तकरीबन गालियाँ निकाल रहे हैं कि ये ड्रामा बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, ये ड्रामा क्यों बनाया गया, क्यों चलाया गया। तो मेरी तरफ से ये ड्रामा जो है वो 7वें नंबर पे आके गिरता है, बल्कि उससे भी नीचे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि हम टॉप 7 करेंगे तो इसलिए ये 7वें नंबर पे है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है 6ठे नंबर पर। और वो कौन सा ड्रामा है? 6ठे नंबर पे जो है वो है इश्क है। इश्क है और डोर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क यह है कि इसकी प्रोडक्शन लेवल जो है वो कुछ बेहतर है। और कहानी इतनी ज़्यादा घटिया और एक्टिंग इतनी ज़्यादा फजूल नहीं जितनी कि डोर की है। लेकिन इश्क है भी आपको जो है मायूस नहीं करता, अपनी बुरी और गंदी रविश पे ये जो है बिल्कुल बरकरार है। और गेस कीजिए इस हफ्ते जैसे आप सबको पता होगा कितनी एक साथ चली, 4। आई मीन सीरियसली, ये तो वही बात होगी घर में टिंडे पके हों और आपसे कहा जाए कि आपने 2 प्लेट टिंडे खाने हैं। हाँ जी, सुबह दोपहर शाम जो है 4 किस्तें और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। 4 किस्तों में तकरीबन आधे घंटे का OST चला होगा मुख्तलिफ जगहों पर, और जहाँ पर किरदार जो है इधर उधर देख रहे हैं ये वो है वो OST चलता है। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही बुरे तरीके से और फजूल तरीके से चलता है और आपको बहुत ज़्यादा अनोइंग जो है वो लगता है। ड्रामे में मंतक नाम की चीज़ जो है कुछ भी नहीं। एक किरदार एक वक्त में कुछ कहता है, दूसरे वक्त में बिल्कुल कुछ और कह रहा होता है। निम्रा का किरदार नहायत ही घटिया और बेहुदा है। सबको ये फर्क जो है वो टेंशन पड़ी हुई है कि निम्रा जज्बात में आके खुदकुशी ना कर ले, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसी लड़की जिसको अपने माँ बाप घर की इज्जत का ख्याल नहीं, जो एक दूसरी घर बसे बसाए घर को यानी कि शाहजेब को तलाक लेने पे मजबूर कर रही है और उसे ये कह रही है कि उसको छोड़ दो, जबकि उसको धुतकार रहा है। ऐसी इंसान के ज़िंदा रहने या ना रहने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? उसके घर वालों को किस चीज़ की टेंशन है कि जो बच्चा इस हद तक जो है वो निकल चुका हो आगे, उसकी आपको क्या परवाह है? अगर आप अपने आप को मारना चाहता है तो मारने दें। पता नहीं वो इतना अनोइंग स्टूपिड घटिया और फजूल किस्म का किरदार जो है वो निम्रा का लिखा गया और वो परफॉर्म भी बहुत ही बुरे तरीके से जो वो कर रही है। इन चारों एक साथ में यकीन कीजिए कुछ भी नहीं हुआ क्या है? शाहजेब का हादसा और उसकी रिकवरी, बस, और कुछ नहीं हुआ। अब होता क्या है,
निमरा ने कहा था, इसरा ने कहा तो मुझे तलाक दे दो, और शाहजेब साहब डॉक्यूमेंट तैयार करवा के लाते हैं तलाक के। मैंने ये घर तुम्हारे नाम दे कर दिया है और एक ब्लैंक चेक लिख दिया है जिस पे सारी ज़िंदगी तुम ऐश करोगी। वाह तू एडा वड्डा सरदार किसा था दा, मतलब ला लितर रवे तेरे को है कि जरा तू ब्लैंक चेक लिख देता है। अगर इसरा की जगह पे कुछ सियानी लड़की होती तो ठीक है, उसमें जो है वो 2-3 अरब रुपए भरती और आराम से इसका बैंक बैलेंस करती और इसकी जो है ना तशरीफ पे लात मारती, उसके थी जा खसमानू का। हाँ जी, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन शर्त है, ये तलाक मैं तुम्हें उस वक्त दूंगा जब मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर वालों के सामने बहाल कर दूंगा। बंदा तेनू जड़ा ना कन्न फड़ा के तेरी तशरीफ उच्ची करवा के तो डंडे मारे, लितर भी नहीं डंडे मारे, तेनू समझ नहीं आती। तू पहले उसकी ज़िंदगी तबाह की है तुमने, अब तू कह रहा है कि मैं तुझे इज्जत दिलवा दूंगा। कैसे इज्जत दिलवा? सब कुछ तू कर रहेगा, उसके बाप को कैसे वापस लेके आएगा? हाँ दस ज़रा एवं बोंगियाँ जड़ियाँ ने मारे जा रही हैं। उसके बाद मोहतरम ये कह के जब निकलते हैं और गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी का हादसा होता है। इतना घटिया सीन है वो हादसा का, आप हैरान रह जाओगे। अजीब तरीके से ब्रेक लगती है और गाड़ी किसी चीज़ के साथ टकराए बगैर गाड़ी जो है वो रुक जाती है। हाँ जी, और उसके बाद मोहतरम जो है वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद अब इसका फ़ोन जो है मोहतरम का, शाहजेब का फ़ोन ऐसा है कि उसे हर कोई खोल सकता है। हाँ जी, नर्स जो भी उसको कॉल करती है इसरा को कि भाई बीबी तेरे बंदे का एक्सीडेंट हो गया। वो वहाँ से वो भागी हुई जाती है। अब वो भागी हुई जा रही है तो घर में जो है उसने इतनी एड़ी जो है वो जूती पहन रखी थी, एड़ी वाली, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जब पहुँचती है तो इन्नी वड्डी हड्डी उन्हें पाई होंगी। हाँ जी, हस्पताल चाहो जो बंदे दाखिल नहीं हो देंगे, उन जड़ा ना उनके कन्ना ते चपेड़ा मार देने कि तेरा दिमाग चले। हॉस्पिटल में जो है वो आवाज़ जो है, शोर जो है वो अलाउ नहीं होता। वो इतनी ऊंची एड़ी जो है वो पहन के हॉस्पिटल में जाती है, भागी फिरती है, और वहाँ से आकर नर्स जो है वो आकर उसका पर्स और उसका जो है फ़ोन उसको दे देती है। अब नर्स ने ये दे दिया और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आएगा, जब वो आके बताता है कि उसकी हालत कैसी है, होश में आ जाता है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि डॉक्टर साहब जो आके कहते हैं ये कौन है, इन्होंने आपकी बहुत खिदमत की, बड़ी परेशान खोतिया दे खुरा जे तेनू ये नहीं पता ए कौन है तो तू इनू फोन किवें कीता है। फिर जो फोन किया तो उससे पता होता पर्स से फोन इस औरत तू किवें दुआ देता जे तेनू पता ही नहीं कि औरत इनकी लगती है। सिर्फ ये बताने के लिए शाहजेब को कि बंदी जो है ये जो है इसने बड़ी आपकी खिदमत की है। उससे पहले जो है मोहतरमा जो है ये वो फ़ोन शाहजेब का लॉक नहीं है। हाँ जी, ये दुनिया का वह बंदा होगा जिसने अपना फ़ोन जो है लॉक नहीं रखा हुआ, उस पर कोई कोड कोई चीज़ नहीं है। वो फ़ोन जो है उसके फ़ोन से जब वो कॉल करती हैं उसकी माँ और बहन को, कहती हैं कि एक्सीडेंट हो गया। वो आते हैं और यकीन कीजिए एक्सीडेंट के बाद रज़ा अजीब सा हो गया है। वो जो है वारी सदके जा रहा है अपनी भाभी के। हाँ जी, मतलब उसको जो है वो ये औरत कल तक उसको जहर लगी हुई थी और जा कर जो है इसको जो है वो गालियाँ निकालता था और इसे कहता था तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, और अब ये बंदी जो है इस पर वो सदकेवारी जा रहा है और भाभी जो है वो पुकार रहा है। उसके बाद शाहजेब डॉक्टर साहब अंदर से आते हैं और कहते हैं कि मरीज़ का ऑपरेशन हो गया, वो बेहोश है और अगले 6 या 8 घंटे जो हैं बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल हैं। और आप में से इसरा नाम किसका है? तो वो आगे हाथ थोड़ा मेरा है। हाँ, वो आपका नाम जो है वो पुकार रहे हैं। और खोते दे खुरा तू डॉक्टर है कि मेरे को सुनने लगा सी खोते ਨੂੰ खुरियां लाना तेन इन्नी अकल होती है। जो बंदा बेहोश है उनके वास्ते अगले 6-8 घंटे क्रिटिकल ने और दुआवां तुसीं करने वास्ते कह रहे हैं कि दुआ करो बच जाए, तो वो बोल किवें सकदा है? वो खोतिया किवें उनका नाम लै सकता है? यानी सिर्फ यही शो करने के लिए उनके सामने कि इस तरह से बहुत इश्क है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आता है और उसके बाद वो 6 और 8 घंटे जैसे गुजरते हैं ड्रामेबाजी करके। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं मुबारक हो, और मुझे ऐसा लगा ऐसे ये कहेगा मुबारक हो ताड़े मुंडे के घर मुंडा होया है। यानी कि उसका तरीका ऐसे था जैसे डॉक्टर अंदर से आके कहता है मुबारक हो आपके यहाँ बेटा हुआ है या बेटी हुई है और आपकी बहू जो है वो बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसे लगा कहा कि जो है ना आपका जो बेटा वो ठीक है, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। और उसके बाद वो बोंगा सीन जो है वो किया जाता है। डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि ये आपकी क्या लगती है? उससे पहले खोतिया तू आप ही उन्होंने अंदर लैके गए हैं कि उनका ना जड़ा पुकारदा पे इस तरह कर रहा है और अब तू उससे पूछ रहा है कि ये कौन है। और उसके बाद कहता है अब वो बंदा जो क्रिटिकल था बहुत ज़्यादा, उसको 1 दिन के बाद जो है वो छुट्टी दे दी गई है। हाँ जी, 1 दिन के बाद छुट्टी दी जाती है। उसके बाद जब दवा लेने के लिए दोबारा हॉस्पिटल में आते हैं ये जो शाहजेब, और वहाँ पर उसकी माँ जो है उसको देखा जाता है कि उसको जो
हार्ट का मसला हुआ है, और वहाँ पर शाहज़ेब जो है वो कस्में खाता है, इतना ड्रामा करता है कि ये बड़ी नेक है, पाक है, और मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। यानी सुहागरात कोई नहीं हर ड्रामे में नो सुहागरात। और बंदा ने ना चित्तर मारे। शुरू में स्टार प्लस और जी में ड्रामे दिखाए जाते थे कि लड़की लड़के की शादी हो गई, किसी वजह से उन्होंने सुहागरात नहीं उनकी हुई, और फिर उनकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, ऐसा ऐसा प्यार होता है, और फिर उनकी सुहागरात की बारी आती है। हमारे ड्रामों में भी यही शुरू कर दिया गया है कि यानी कि ये बिल्कुल पाक साफ़ है। और तू क्यों बता रहा है ये बात? यानी कि क्यों अब हर जगह पे सर्टिफिकेट लिख के देगा? अगर तूने तलाक दे दी, जहाँ पर इस तरह की दूसरी शादी होगी, कहीं लिख के देगा मैंने हाथ नहीं लाया, पाक साफ़ है। अब खोते आ जाए। यानी ये ड्रामे वालों को, ये औरतें जो ये ड्रामा लिख रही हैं, क्योंकि सारी ख़वातीन डाइजेस्ट राइटर हैं, ये ड्रामे लिखते हैं, मुझे लगता है ये डिप्रेस हैं, जूते खाते रही हैं अपनी सास से, अपनी ननद से। इनकी अपना डिप्रेशन इस तरह से निकाल रही हैं, बेहुदा, बेतरीके, बेहंगम ड्रामाज जो है ये वो लिख रही हैं। इनको बिल्कुल नहीं पता, इनको खुदा का खौफ नहीं है, इन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हुए हैं कि जिनको समझ नहीं आती हम लिख क्या रही हैं, हम क्या रही हैं। उसके बाद अब उन्होंने माफ़ कर दिया, ठीक है, उसका भाई कहता है ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, इसको तलाक दो तुम। अब वो कहता है नहीं मैं तलाक मुंह से नहीं दूंगा, मैं लिख कर दूंगा यानी ये वो खोतिया उन्होंने तो कहना पे कि मैं तेरे घर दे कबूल कर लेंगे, मैं तलाक दे दूंगा। वो घर दे कबूल किया किसे खां दिया। अब उनको तुम जो है वो ये कह रहे हो कि नहीं इसने घर वालों ने कबूल कर लिया, अब मैं तुम्हें जो है वो बोल के तलाक नहीं दूंगा, लिख के तलाक दूंगा। हाँ जी, ताकि तलाक हो ही ना हो। तभी ऐसी है। वो घर आती है, उसके बाद अम्मा का कॉल आती है और अम्मा ये कहती है कि तुम तलाक मत लो, क्यों तलाक लोगी, जिससे तुमने इतने शौक से शादी की है, घर से बाहर की शादी की है, उसके साथ रहो, गुजारा करो। और वो जो है आराम से तलाक के कागजात फाड़ देती है और कहती हैं अब मैं तुम्हारी जान खाऊंगी जो है घर में रहकर, और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ जी, वो अब छोड़ के जो है वो नहीं जाएंगी, लेकिन हाथ नहीं लाना मैनू। हाँ जी, दूरों जो है ना नज़ारा मेरा कर, मैं तेरे को हाथ नहीं लवाना। यानी यहाँ में भी कोई सुहागरात नहीं, बेचारे मर्द। और उसके बाद जब ये तलाक की बात पहुँचती है उसके तक, उससे पहले आती है निमरा उसके घर में शाहज़ेब। यार इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी फजूल, इसको तलाक दो, चीखती है, चिल्लाती है। मैं ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ऐसी औरत में बन लेना चाहिए, उल्टा टंग देना चाहिए और थल्ले मोमबत्ती बाल देनी चाहिए जिहड़े दिमाग दे विच जिहड़ा ना थोड़ी आगे जड़ी ना जाती रहे, तो इनके दिमाग जिहड़ा हिलिया है ना उनका पानी खुश्क हो जाए तो अकल आ जाए। हाँ जी, यकीन कीजिए ऐसी जाहलाना औरत मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी, जैसी वो जाहलाना हरकतें जो है वो कर रही हैं। और उसके बाद जो इसरा जो है वो राज़ी हो गई है, मान गई है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारी माँ के घर जो है वो जाऊँगी। इस सारे खेड़े में सिर्फ 2 दिन गुजरे हैं, इन 2 दिनों में रज़ा की शादी भी हो गई है। हाँ जी, यानी कि यार 17-18 अकसात हो गई हैं, कुछ भी नहीं हुआ ड्रामे में, और ऐसे ही ड्रामे की 30 किस्तें हो जानी हैं और ड्रामा ख़त्म हो जाना है, और हमने जान जो है करना, शुक्र है खुदा का यार ये ड्रामा जो है वो ख़त्म हुआ। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है 5वें नंबर पर, और 5वें नंबर पर कौन सा ड्रामा है? 5वें नंबर पर लापता। हाँ जी, लापता जो है वो नीचे आ रहा है। उसकी वजह यह है जैसे जैसे कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई भी दम नहीं है बिल्कुल, बावजूद इसके कि अदाकार जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे सीन जो है वो बेतुके और बोंगे तरीके से जो लिखे गए हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो है वही है जो पता नहीं पिछले कई सालों से हमारे ड्रामों में चला ही जा रहा है, वो है ऐसे शख्स से शादी करने की कोशिश करना जो आपसे शादी करने पे राज़ी नहीं है। अभी पहले जो है मैं बात कर चुका हूँ डोर, उसमें जो है वो अबान की शादी अस्मा से करवाई जा रही है और अस्मा जो है उसको नहीं पता, वो उससे शादी करना ही नहीं चाहती, ठीक है, और अबान ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। उससे पहले मैंने उसके इश्क है, उसमें निमरा जो है वो शादी करना चाहती है शाहज़ेब से, जो कि उससे शादी करना ही नहीं चाहता और शादीशुदा है। अब ये ड्रामा जो है लापता जो है, इसमें भी यही है कि फ़ल्क जो है वो शम्स से शादी करना चाहता है, लेकिन गेती साहबा जो है वो उससे शादी करना चाहती हैं और वो नहीं चाहती कि इन दोनों की शादी जो है वो हो। और दूसरी जो चीज़ इसमें दिखाई गई है ड्रामे में वो है जुआ किसी का ना हुआ।
हाँ जी, मोहतरम जो है पता नहीं क्यों शम्स को जो है वो जवारिया जो है दिखाया गया है, वो सारा प्लॉट जो है बनाने के लिए, क्योंकि शम्स किसी तरह जो है वो पैसों का मकरूज़ हो जाए और फिर उसके बाद पुलिस आएगी और ये फल्क को जो है वो उठा के ले जाएगी। बात यहाँ तक लाने के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। और एक अनोइंग, मोस्ट अनोइंग बात जो है आपको हम टीवी के ड्रामाज में जो है वो लगती है, जो मुझे लगती है हर ड्रामा में, हर फंक्शन जो शादी ब्याह का होता है उस पर गाना कौन सा चलता है भला? बल्ले बल्ले ना चाहिए बाबरा जी। क्योंकि सब जो है गाने जो है उनके ऊपर जो है वो ऑब्वियसली जो है कॉपीराइट जो है वो लगता है, तो इसलिए हम टीवी ने जो फिल्में ख़रीदी हुई हैं उन फिल्मों के गानों को चलाती रहती है। उसमें ये गाना जो है वो बार बार हर जगह चलता है और यहाँ पे भी चलता है। ये किस्त जो है, 2 किस्तें जो है दिखाई गई। हाँ जी, 2 किस्तों में जो है वो कुछ भी नहीं दिखाया गया। ये दिखाया गया कि शम्स साहब जो है वो जुआ खेलने के लिए जाते हैं, हकीम जो है उसके साथ मिलकर, और वहाँ पर जो है एक पुलिस वाला जो है वो भी पहुँच जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जो है वो जुआ पुलिस की ज़रिए निगरानी होता है। हाँ जी, और वहाँ पर शम्स जो है वो जीत रहा होता है और बाद में पुलिस वाले से पैसे, पुलिस वाला कहता है मेरे भी ये पैसे लगा दो, और वो पैसे शम्स हार जाता है। और वहाँ पर इतना स्टूपिड और फजूल सीन दिखाया जाता है कि आप जो है वो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब हैरान हो गए होंगे इस सीन पे कि शम्स का दोस्त जो है एक पुलिस वाला जो कि पुलिस वैन के पास खड़ा हुआ है, पुलिस वाले पे हमला करता है और उसको मार के नीचे गिरा देता है। हाँ जी, उसके पता नहीं यहाँ पर कुछ चीज़ मारता है, कोई चीज़ भी नहीं मारता, थप्पड़ मारता है और वो पुलिस वाला बेहोश होकर गिर जाता है। किसी से प्यो की भी हिम्मत नहीं है कि जिन लोगों को पुलिस ने नंगे करके, हाँ जी बिल्कुल, उनकी तशरीफ पे जूते मारे हुए होते हैं पाकिस्तान में, उनको ये नहीं होता कि इनको बाद में जब वो छूट जाते हैं पुलिस वालों को जो यहाँ पे हमला करें उनको मारे, और वो बंदा जो है पुलिस पे जाके हमला कर रहे हैं। और फिर ये हमला उसने क्यों किया कि पुलिस का वैन का जो सायरन है उसको बजाया जाए, और अंदर जाके कहता है पुलिस आ गई है, और सब जो है भाग जाते हैं। अब पुलिस आ गई है, सब भाग जा, पुलिस वाला कह रहा था पुलिस तो मैं हूँ, और उसके बाद सब कहाँ भाग के चले गए? वो भी तो छोड़ रहा था तुम लोगों को। पुलिस वाला कह रहा था भाई 48 घंटों के अंदर अंदर जो है मेरे पैसे मुझे वापस करो, और वो तो पुलिस वाले से भाग कर कहाँ जाओगे? वो पुलिस वाला तो है भी तुम्हारे इलाके का। यानी इस सीन की कोई समझ नहीं है ये सीन क्यों किया गया। उसके बाद गीती जो है वो, उसकी भी आपको समझ नहीं आती। यहाँ पर आयशा खान जो है मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा मायूस किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग जो है कर रही हैं। उसका किरदार एक ऐसी लड़की का है जो टिकटॉक बनाती है और उसके बाद जो है वो शादी करना चाहती है अपने कज़न से, कि जो कि उससे प्यार नहीं करता। क्यों शादी करना चाहती है? बस एवं ही, यानी उसको कुछ नहीं, उसका मकसद मतलब कुछ नहीं, क्योंकि तो पहली किस्त में दिखाया गया था वो किसी और के साथ घर से भाग रही थी, यानी उसको शम्स से मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों शादी करना चाहती है बिल्कुल आपको नहीं पता। उसके बाद शम्स और फल्क के जो है वो सीन बहुत अजीब से दिखाए जाते हैं, और ये दिखाया जाता है कि जो शम्स घर आता है तो वो फल्क उसको कॉल करती है, और आमने सामने खड़े होकर वो जो है वो टेरेस पे खड़ा होता है और वो नीचे लॉन में खड़ी होती है और फ़ोन पे वो बात कर रही होती है बड़ी ऊंची आवाज़ में उसको, और घर वाले जो हैं वो सारे के सारे घर में बिखरे हुए हैं। जैसे उनका घर दिखाया गया है, जहाँ कहीं से भी आप घर में उस आवाज़ में बोलो, घर में कोई भी बंदा कहीं पे भी उसको ये आवाज़ पहुंच जाएगी। तो वो क्यों मतलब ये दिखा रहे थे, फ़ोन पे क्या बात कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो छुपके ही अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है कि दोनों छत पे खड़े हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाए चाय पी रहे हैं और शादी के प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये ख़ानदान जो है किस किस्म का ख़ानदान है। उससे पहले जब रिश्ते से इनकार हुआ, फलक के जो है वो बाप ने इनकार कर दिया, तो गेती बड़ी खुश थी और वो भांगड़े डाल रही थी और शादी की तैयारी कर रही थी। और एक में उसमें बहुत बेहुदा सीन दिखाया जाता है कि वो बैंड वाले के पास जाती है और वहाँ पे बैंड बजवाती है और नाचती है कि मेरी शादी होने वाली है तो मैं बैंड की ट्राई लेने आई हूँ। उसकी दोस्त में जो है वो बिल्कुल वो भी चल्ली सी है। उसके बाद जो है घर में जो है वो अजीब सी उलझन जी पैदा हो जाती है। उसका बाप जो है, शम्स का बाप आके अपने भाई से कहता है मैं तुमसे पैसे भी तुम्हें वापस नहीं करूँगा, और उसकी माँ भी जो है वो शम्स की अजीब सा बिहेव जो है करना शुरू कर देती है। और उसके बाद शम्स का बाप जो है वो अपने मुलाजम को जो दुकान पे उनके साथ काम करता है उसको अजीब सी कहानी सुनाता है। हाँ जी, कि एक बंदा जो यानी कि जो फलक का बाप है, उसका फलक का दादा जो है उसने हमें लेके पाला था, वो अपने ज़माने में जो है वो उसके पास गाड़ी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में हमें स्कूल छोड़ने जाता था। भाई पाकिस्तान को बने हुए जो है वो तकरीबन 74-75 साल हो गए हैं, और वो मुश्किल से बंदा ये 50-60 साल का लगता होगा। कौन से ज़माने की कहानी बता रहे हो? वो सारे कहानी का लुब्बे-लुबाब ये होता है कि असल में फलक का बाप जो है और शम्स का बाप है वो सगे भाई नहीं है।
हाँ जी, कि ये जो शम्स का बाप है ये उसको ले पालक जो है वो बेटा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो फल्क और शम्स जो है वो अकड़ के आ जाते हैं नीचे और कहते हैं कि हमने शादी करनी है। थोड़ी देर बाद कायल करते हैं और घर वाले कायल हो जाते हैं। अब जब भी शादी की बात करनी होती है, चाहे इनकार करना हो इकरार करना हो, सब लोग घर वाले जो हैं वो सेन के दरमियान खड़े होकर बात करते हैं। कभी किसी तुम देखे खड़े होकर गले शादी दी हो रही है, और उसके बाद जो है वो सब ठीक हो जाता है और शादी जो है फिर से जो है उनकी जो है हाँ हो जाती है, पक्की हो जाती है। और वहाँ पे गेती आती है, उसके सीने पर बिजली गिरती है और वो गिराती है जाकर जो है वो जर्दा जो है वो किचन में। अब होगा ये कि पुलिस वाला जिसने 48 घंटों की धमकी दे रखी है, अब शम्स को बिल्कुल उसकी परवाह नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है कि एक पुलिस वाला, करप्ट पुलिस वाला, अच्छा पुलिस वाला भी नहीं, करप्ट पुलिस वाला जो है उसके पीछे पड़ा हुआ, उससे पैसे उसने 20 लाख रुपए देने हैं। हाँ जी, और उसको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब होगा ये कि पुलिस आएगी और ये शादी की बात है, शादी तो होनी नहीं है, पुलिस आएगी और फलक को जो है वो उठा के ले जाएगी क्योंकि शम्स साहब भाग जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कहानी में मुझे इसने बहुत 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 मायूस किया, इसीलिए टॉप 7 की लिस्ट में नीचे आ रहा है ये ड्रामा, क्योंकि इस ड्रामे में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जो है वो इंस्पायर करे। सारा की एक्टिंग जो है अच्छी है, और हाँ उसका जो कोच है जो बैडमिंटन का, वो कोच कम और हेजड़ा ज़्यादा लगता है, वो बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैन बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल जो है वो ढीला है। हाँ जी, बिल्कुल ढीला है। और उसके बाद जो है वो एक्टिंग जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर स्पोर्टिंग करेक्टर जो है वो सब अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत ही बेजान है। हदायतकारी जो है, डायरेक्शन जो है वो आपको बिल्कुल भी खुश नहीं करती। बावजूद इसके फल्क का किरदार जो सारा अदा कर रही है वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है, अली रहमान भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ड्रामा जो है वो बिल्कुल भी जो है वो आपको इंस्पायर नहीं कर रहा, आपको खुश नहीं कर रहा, और आपको ये नहीं लगता कि ये ड्रामा है, इसका आपको इंतज़ार रहे और आप देखें कि ये ड्रामा जो है अगली किस्त में क्या होगा। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो चौथे नंबर पे है, और चौथे नंबर पर कौन सा ड्रामा है? चौथे नंबर पे है हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे की राइटर जो हैं वो हैं उमैरा अहमद। उमैरा अहमद के बारे में खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं उन्होंने लिखा था, कहा था अपने इंटरव्यू में कि उमैरा अहमद के यहाँ जो हैं वो ड्रामा नहीं होता, थीसिस होता है। हाँ जी, कि वो एक चीज़ जो है लेती हैं, उसके ऊपर सारा ड्रामा बनाती हैं और आपको एक जो है वो मकसद और बामतलब चीज़ जो है वो निकाल के दिखाती हैं और आप कायल हो जाते हो, वाकई ऐसी बात होती है। अब देखते हैं कि ये ड्रामा जो उमैरा अहमद ने लिखा है, ये असल में उमैरा अहमद का एक नावल है, उससे ये ड्रामा जो है माखूस है। ये जो ड्रामा लिखा है ये उस चीज़ पे, उस तारीफ़ पे पूरा आता है, उतरता है कि नहीं उतरता। और उमैरा अहमद जो है वो मेरी जो है वो खासी जो है फेवरेट राइटर जो आप कह सकते हैं। उनके सारे ड्रामास जो हैं वो अगर बहुत अच्छे नहीं होते तो बहुत बुरे भी नहीं होते। उनका आखिरी ड्रामा अल्फ जो है जो टीवी पे चला, उससे पहले जो मैं धूप की दीवार जो है उनका वो देख रहा हूँ, और उससे पहले एक झूठी लव स्टोरी जो है वो भी OTT पे मैं देख चुका हूँ, और उसके बारे में जो है वो बात मैं नहीं करता। बात करते हैं उनके ये हम कहाँ के सच्चे थे। और इसके डायरेक्टर जो हैं वो फारूक रिंद हैं। बागी के बाद जो है वो एक अच्छे डायरेक्टर जो हैं वो बनकर जो है उभरे हैं, सामने आए हैं, और हमें लगता है कि इसमें भी वे जो हैं वो कुछ अच्छा जो है वो दिखाएंगे। अदाकारों में है माहिरा खान है। माहिरा खान जो है हमसफ़र से जो है वो हिट हो गई, और सबको पता है कि हमसफ़र की असल हीरोइन जो है वो माहिरा खान नहीं, उसकी कहानी थी, उसकी डायरेक्शन थी, और अगर किसी में दम था तो वो थे हमारे फवाद खान। और उसके बाद जो है माहिरा खान की जो है वो दो एक और सीरियल जो हैं, शहरज़ाद जो है वो, और खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ जो था एक ड्रामा जो है उसने वो किया था जिसमें वो शन्नो बनी थी, उनके वो अपनी कहानी जो है वो दिखाई गई। और उसके बाद जो है माहिरा खान को बॉलीवुड से ऑफर हुई और उन्होंने एक मूवी की राइस, जो कि मोस्ट पैथेटिक और मोस्ट फ्लॉप फिल्म थी शाहरुख खान की, बहुत ही घटिया और बहुत ही फजूल, जितनी इवन कि घटिया और फजूल जैसे अल्फाज जो हैं वो भी रईस के लिए जो हैं वो कम पड़ते हैं, वो इतनी घटिया फिल्म थी। और उसके बाद उसमें जो है वो खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए माहिरा की, उसमें इसके 3 सीन और 2 गाने थे। हाँ जी, लेकिन माहिरा बीबी जो है वो आज तक जो है हर इंटरव्यू में हर जगह पर उस फिल्म का जिक्र करना जो है वो नहीं भूलती, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने बॉलीवुड में फ़िल्म की तो वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि वीना मलिक ने भी बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में जो हैं वो की हुई हैं,
गाने किए हुए हैं। तो बॉलीवुड में फ़िल्म करना जो है वो आपकी कामयाबी, आपके टैलेंटेड होने का जो है बिल्कुल भी जो है वो मोहर जो है नहीं लगाती है, उसका सबूत जो है वो नहीं देती। उसके बाद है कुबरा खान, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर शी इज़, क्योंकि उनका संगमरमर मैंने देखा और मुझे तब नहीं पता था कि ये ब्रिटिश हैं और इंग्लैंड से जो आई हैं, और उनका जिस तरह से एक्सेंट था तो मुझे लगता था वाकई ये पठान लड़की है जो उर्दू बोलने की कोशिश कर रही है। और यकीन कीजिए उसकी वो बहुत 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 अच्छी एक्टिंग जो है उसने उस ड्रामा में की थी संगमरमर। और उस्मान मुख्तार जो हैं, जो आजकल ख़बरों में हैं अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं, अपने जो है वो मी टू जो उन्होंने किया है खातून के ख़िलाफ़, उसकी वजह से जो है ख़बरों में, या शायद जानबूझ के उन्होंने अभी ये किया है ताकि शोहरत मिले, क्योंकि जो स्टारडम हासिल करने के लिए ऐसी चीज़ें तो सभी करते हैं। तो इसमें बात करते हैं ड्रामा की। जो ड्रामा में जो है जो चीज़ दिखाई गई पहली किस्म में, वो सब सारा जो है वो बेस बनाने की कोशिश की, दिखाने की जो किरदार हैं मेन, यानी असवद, उस्मान मुख्तार, मिशाल, कुबरा खान और महरीन माहिरा खान जो हैं, ये तीन किरदार जो है इनका बचपन दिखाने की कोशिश की गई और समझाने की कोशिश की गई कि ये जो आगे चल के ये किरदार सामने उभर के आए हैं, इनका असल में बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों ऐसे हैं। उसमें ये दिखाया जाता है कि पहले एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पे सब बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं, नानी के घर जो हैं वो आए हुए हैं, और जो ममानी हैं महरीन की, जो मिशाल की माँ भी हैं, वो एक मुनाफिक औरत जो है वो दिखाई गई है, जो अब सास और ननंद के सामने बड़ी अच्छी अच्छी बनती है, और जैसे ही जो है वो किचन के अंदर जाती है वो अंदर से जहर उगलना शुरू कर देती है, और महरीन जो है उसको वो जो है वो भी सुन लेती है। उसके बाद फ़ौरन बाद दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि महरीन का बाप जो है उसने जो है वो नशा का आदी है और उसने गबन किया अपने ऑफिस में, और बीवी के जेवरात जो हैं वो भी बेच दिए हैं। यकदम कहानी बहुत फास्ट ट्रैक पे जो चली जाती है, किसी भी मंतक और किसी भी जो है वो असूल जो ज़िंदगी होता है उसको जो है परे करते हुए, क्योंकि दिखाया यह जाता है कि नशा करने की वजह से सब लोग जो हैं वो महरीन के बाप के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और बजाय इसके कि ये सब पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोग दिखाए गए हैं और ये गरीब लोग नहीं हैं, बावजूद इसके बजाय इसके कि उसको पकड़ें, उसका इलाज करवाएं, और वो उसको सब लोग जो है छोड़ने छाड़ने की बातें कर रहे हैं। इवन कि महरीन की नानी जो है वो भी कहती है इसकी बेटी को भी, यानी कि अपनी नवासी को भी दफ़ा करो, उधर ही छोड़ो और तुम आ जाओ। अब जिस औरत की बच्ची जो है वो तकरीबन महरीन की उम्र जो है वो दिखाई जा रही है 8 से 10 साल, 8 से 10 साल की बच्ची है, उसको छोड़ छाड़ के वापस तुम घर बुला रही हो, किस लिए? वो किस लिए बुलाई? उसके बाद में दिखाया गया उसकी शादी भी हो गई है दूसरी। हाँ जी। और महरीन का बाप जो है वो उमर मलिक का किरदार, उमर मलिक ने वो किरदार अदा किया। उसके बिल्कुल थोड़े से सीन है और वो उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक सीन जहाँ पे वो अपनी बेटी की तरफ बहुत बेबसी से देखता है, वो बहुत ही ब्रिलियंटली जो है उसने किया। उसके बाद दिखाया ये जाता है कि महरीन जो है वो यकदम शहजादी से जो है वो ग़ुलाम और दासी बन गई और हर कोई उसे धुदकारने लग गया, हर कोई उसे जलील करने लग गया, और वो जो है इस सारे चीज़ से अपने बाप के साथ, जो उसके बाप के साथ हुआ, क्योंकि उसका बाप नशा करने की वजह से मर गया और उसको आना पड़ा अपनी नानी के घर रहने के लिए, और उसका मामू मिशाल जो है वो सब लोग जो हैं वो उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, और इस बुरे सलूक की वजह से वो वैम्प जो है वो बन गई, वो अग्रेसिव हो गई है और वो मारने की कोशिश करती है मिशाल को, और उसकी वजह से उसको जो है वो पिटाई भी उसकी होती है। नानी का किरदार जैसे मैंने आपको कहा मुझे बहुत बुरा लगा। नानियाँ तो जान दे देती हैं अपने नवासों पर, नानियों का प्यार तो मशहूर होता है, और मामुओं का भी कहा जाता है कि मामा जो है इसमें 2 दफ़ा माँ आता है, तो इसलिए मामा जो है वो माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे सारे ही जो है वो बेमंतक चीज़ें जो है दिखाई गई और सब बहुत फास्ट ट्रैक पे जो है वो चलाया गया, ये आपको अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यकदम कहानी जो है वो आ जाती है कि जब सारे किरदार जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, यंग हो चुके हैं। महरीन और मिशाल जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और असवद जो है वो बैरून मुल्क जो है वो काम कर रहा है। अब और दिखाया जाता है कि महरीन और मिशाल जो है उन्होंने 57 अब महरीन का किरदार अदा कर रही हैं मोहतरमा माहिरा खान, और किरदार में 26-27 साल की लड़की दिखाया गया, हालांकि माहिरा की उम्र जो है 30 से बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल 36-37 साल उनकी उम्र है। और वो मुझे जो है बिल्कुल भी वो एज सच जो है लड़की जो है वो मुझे कहीं पे भी नहीं लगी। इनफैक्ट माहिरा की बहुत खुशकिस्मती जो है उसका गोरा रंग है
सदफ कमल में ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मायरा जो है उसको देखा जाए तो उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ना उसकी आंखें जो हैं आप अगर अलग करके देखें तो आपको बड़ी अट्रैक्टिव लगेंगी, ना होंठ, इवन कि मायरा का नाक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भद्दा है, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छी लगती है क्योंकि इसका रंग गोरा है। पाकिस्तान में गोरे लोगों को जो है लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो वो मुझे माहिरा जो है वो कभी भी ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है और एक्टिंग तो उस बेचारी ने जो है वो बहुत अच्छी जो है कभी भी नहीं की। देखते हैं इसमें वो एक्टिंग अच्छी कर पाती है कि नहीं कर पाती, क्योंकि उमैरा अहमद के साथ वो पहले भी शहरज़ाद कर चुकी है। अब ये इसमें जो है वो वाकई अपने अंदर की अदाकारा जिसे वो अदाकारा समझती है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती ही नहीं करती। मिशाल जो है, कुबरा खान जो है वो अच्छी एक्टिंग जो है उसने की है, उसके जो सीन है, और मुझे बेसिकली वो अदाकारा जो पसंद है। उस्मान मुख्तार जो है उसका काम मैंने सबात के अलावा और कहीं पे भी नहीं देखा और मुझे वो इतना कन्विंसिंग जो है वो नहीं लगता। देखते हैं इसमें जो है वो कैसा लगता है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है तीसरे नंबर पे। हाँ जी, तीसरे नंबर पे है कौन सा ड्रामा, देखते हैं। तीसरे नंबर पे है परीजाद। हाँ जी, परीजाद जो है इसकी बेहतरीन 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 चीज़ जो है अब तक उभर के सामने है ये और हमेशा जो है वो चलने वाली है, मुझे नज़र आ रहा है, वो है अहमद अली अकबर की अदाकारी। यकीन कीजिए उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी चाल, वो जैसे चलता है ऐसे जो है वो तंग कंधे करके और जैसे जो है वो सारी दुनिया से कट के जा रहा हो और उसको जो है अपनी ज़ात की कमाईगी का एहसास हो, ऐसे वो चलता है। यकीन कीजिए बहुत ही खूबसूरती से उसने अहमद अली अकबर ने जो है परीजाद का किरदार जो अदा किया है। मेरे ख्याल में इस चीज़ के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है इस साल का वो अहमद अली अकबर को ही मिलना चाहिए और कोई भी डिज़र्व नहीं करता। और ये बंदा बहुत ही बेहतरीन अदाकार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन कहानी जो है, जो बहुत ही बुरी चीज़ें जो हैं इस ड्रामे में, उसमें सबसे जो है एक ड्रामा तीसरे नंबर पे है। आपको ड्रामा अच्छा लग रहा है लेकिन ड्रामे में बहुत सारे अनोइंग चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जिसने ड्रामा ये लिखा है उसने बेसिकली बहुत सारी गलतियां ड्रामे में कर दी हैं। अदाकारी और जो डायरेक्शन है वो इस चीज़ पे काबू पाने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट डायरेक्शन जो है शहजाद कश्मीरी की वो अच्छी है, लेकिन राइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब पहली बात जो आपको परीजाद देखकर आपके जहन में आती वो कि ये कौन सा ज़माना दिखाया गया है, यानी कि ये कब का ज़माना है, 1970 है, 60 है, 80 है, कौन सा ज़माना है। क्योंकि किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, चाहे जो लड़के जो हैं लौंडे लपाड़े जो गलियों में बैठे हुए हैं शौकी जैसे, उनके पास मोबाइल नहीं है, नाहिद के पास मोबाइल नहीं है, परीजाद के पास नहीं है, कोई भी किरदार जो दिखाया गया है किसी के पास भी मोबाइल नहीं है। और माजिद और ये जो नाहिद है इसका किरदार जब वो आपस में मिलने मिलाने की बातें करते हैं तो वो उनके पास भी मोबाइल जो है वो नहीं है। अब ये दिखाया जाता है कि परीजाद जिसने देखा कि माजिद और नाहिद जो है वो पपियाँ जपियाँ करते हैं, यानी कि मोहब्बतें और इश्क उनमें चल रहा है, उसके बाद वो दिल बर्दाश्त आकर ट्रेन के पास आता है। वहाँ पर एक आदमी जो है वो कैलूला कर रहा है। मुझे ये नहीं समझ आती ट्रेन स्टेशन पे कैलूला तरफ प्यो करता है, हर 5 मिनट बाद ट्रेन लगती है तो कौन सौन देगा। लेकिन जो है वो किरदार नदीम हाशिम साहब के ऐसे ही होंगे होते हैं, ये एक और किरदार है। और वो आकर बंदा जो है वो कहता है परीजाद से कि तुम खुदकुशी करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ कोशिश भी ना करना, लोग तुम्हें बचा लेंगे और ये थोड़े वक्त की बात है, अगर ये वक्त गुजर गया तो तुम्हारे दिमाग से ये ख्याल निकल जाएगा। ये आपको बहुत अपीलिंग लगती है, क्योंकि जब लोग मायूस होते हैं तो अगर वो लम्हा, वो वक्त या वो उनकी जहनी कैफियत जो है उसको गुजार दिया जाए तो वो नॉर्मल जो है हो सकते हैं। परीजाद कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो बंदा जो असल में शायर है और परीजाद के कॉलेज में ही पढ़ता है और 4-5 साल से फेल हो रहा है, उसकी और परीजाद की आपस में जो है वो दोस्ती हो जाती है। हाँ जी, जैसे जो है वो नदीम हाशिम जो है उसके हर ड्रामे में हीरो का कोई ना कोई दोस्त होता है, जैसे हमारे मूसा साहब का था ना मुराद, उसके बाद जो है दिलावर था फरहाद का खुदा और मोहब्बत में, यहाँ पे भी परीजाद का ये दोस्त जो है इसका नाम है नासाज। हाँ जी, नासाज उसका जो है वो तखल्लुस है, वो शायरी करता है और उसकी परीजाद की दोस्ती जो है हो जाती है। परीजाद जब घर आता है तो घर में जो है मिठाई आती है, किसकी शादी की, नाहिद और जो है वो माजिद जो उनकी रिश्ता तय गया और मिठाई लेके कौन आ रहा है, माजिद खुद।
यार कोई सा भी ज़माना दिखाया होगा, कभी भी लड़का खुद जो है मिठाई बांटने नहीं जाता। ये नाई और नैने जो हैं वो काम करती हैं, और नहीं तो घर के मुलाजमीन जो हैं, वो जो थोड़े लोग जो हैं वो जिनके पास नौकर होते हैं वो ये काम करते हैं। कभी आपने देखा हो कि लड़का खुद जो है मिठाई लेके जाता है? एवं बोंगी बात जो है वो दिखाई गई है, सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि वहाँ जो है माजिद की एंट्री डालनी और सैयदा जो कि परीजाद की बहन है उसके जज्बात को दिखाने के लिए। हालांकि ये काम में हमेशा जो है ख़ास तौर पर जैसा इलाका वो दिखाया गया है, बहुत गरीब लोग जो है दिखाया गया, वहाँ पे औरतें माएँ जो है खुद लेके जाती मिठाई। लेकिन ये बोंगा जो है वो नदीम आशा साहब बोंगिया मारते हैं, इन्होंने ये बोंगी जो है वो मारी है। उसके बाद जो है एक ही बार में जो है वो दोनों के दिलों का ये कच्चा कर दिया गया है, सैयदा और परीजाद का। हाँ जी, सैयदा जो है वो माजिद को पसंद करती थी और परीजाद जो है वो नहीद को पे जो है वो पसंद कर रहा था। तो दोनों का जो कला कमा कर दिया गया एक ही बार में, और माजिद और नहीद की जाती हो रही है। और वहाँ सैयदा का रिश्ता किया जाता है सलीम नाम के आदमी के साथ, और वहाँ पर अजीब दिखाया जाता है कि सलीम जो है वो बुढ़े के साथ शादी कर रही है। अब 20 साल पहले जब परीजाद पैदा हुआ था तो उसकी बहन 5-6 साल की थी। हाँ जी, अब 5-6 साल के हिसाब से ये 25-26 साल की जो है वो लड़की है। अब वो लगती भी है। अब ये कहा जाता है कि इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, और उसका जिसके साथ उसकी शादी होती है वो भी कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, जो शौहर है। 25-26 साल की होगी, कौन सी तुम्हारी पढ़ाई अभी रहती है? बीए तो परीजाद कर रहा है, तुम कौन सा कर रही हो? क्या पीएचडी कर रही हो? यहाँ पे भी हाशिमदीन ने बोंगियाँ मारनी थी, उसने ये बोंगी मारी है। अब उसका शौहर सलीम जो है वो दिखाया गया, उसकी दाढ़ी सारी सफ़ेद है, और यकीन कीजिए उसमें और परीजाद के जो भाई हैं, सईदा के जो भाई हैं, उसकी उम्रों में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे लगते हैं। तो फिर वो बड़ा कैसे हुआ? आम हर जगह पे ऐसा होता है कि मर्द जो है, ऐसे जो लोअर मिडिल क्लास लोग दिखाए गए हैं कि मर्द की उम्र औरत से कम 10-12 साल जो है हमेशा बड़ी होती है। तो उसकी अगर परीजाद की बहन जो है उसकी उम्र जो है 25-26 साल है, और वो आदमी 35-36 साल का, तो बूढ़ा कैसे हो गया? यानी कि अगर उसको 50 साल का दिखाया गया तो फिर उसकी लुक और परीजाद के भाइयों की लुक एक जैसी है, तो वो बूढ़ा कैसे हो गया? ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। ये हैं वो सारी बोंगियाँ और मिस कास्टिंग जो है वो की गई है। यकीन कीजिए इसके परीजाद के भाई और ये सलीम का किरदार लिखने वाले ने अजीब जो है बोंगी मारी है। या तो उसको बूढ़ा वाकई दिखाया जाता, और परीजाद के जो भाई हैं उसको उनकी उम्र यानी 26-27 साल तुम लोगों ने दिखाई थी, उसकी उम्र कही है, उसके मुताबिक उनको दिखाया जाता तो वो बिल्कुल यंग लोग जो हैं वो लगने चाहिए थे। अहमद अली अकबर जो है वो खुद जो है वो 31-32 साल का लड़का है, तो उसकी उम्र जो है 20 साल दिखाई है। आपको लगता है ठीक है जी वो 20 साल का है, लेकिन उसके भाई जो हैं अपने 26-27 के दिखाने, तो कोई कम से कम अदाकार लो जो 35 का हो, जो कम से कम लगे। लेकिन कित्थों जी, बिल्कुल ये बहुत ही आपको कन्विंसिंग चीज़ जो है वो नहीं लगती। परीजाद और उसके दोस्त के दरमियान जो है मोहब्बतें, यारियाँ जो है बढ़ रही हैं। अब देखते हैं कि अगली जो है वो किस्त में कहाँ जाएगी कहानी, किस तरफ जाती है, कौन सी नई चीज़ जो है परीजाद की ज़िंदगी में दिखाई जाती है। ये जो है ये भी एक नावल है नदीम हाशम साहब का परीजाद, उस पे से ये ड्रामा जो है वो बनाया गया है। और मुझे सवाए अभी तक इस ड्रामे में डायरेक्शन और ख़ास तौर पर अहमद अली अकबर की अदाकारी के अलावा और कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं लगा। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा वो है दूसरे नंबर पर। 2 नंबर ड्रामा नहीं है, लेकिन नंबर उसका दूसरा है। अखियां रहने दे, अखियां दे खोल खोल, चन पर दसिया बोल पावना बोल, अखियां रहने दे। आप सोच रहे होंगे मैं गाना क्यों गा रहा हूँ और ये गाना, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा एंड पे। अभी जो है वो आपको देख लिया होगा कि दूसरे नंबर पे ड्रामा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत जो है वो भी हाशिमदीन साहब ने लिखा है, और इसमें भी उनकी बोंगियाँ और जाहलपन के सबूत जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, और वो अपनी जहालत जो है अपने किरदारों के ज़रिए जो है वो दिखा रहे हैं। दिखाया ये जाता है कि माही ने जो है देखा जब मोहतरम फरहाद को दरबार में वो बेहोश होगी। आपको ये बात मंतकी लगती है, ठीक है, कि वो बेहोश होगी कि ये बंदा मरा गया था, ये कैसे ज़िंदा हो गया। ऑब्वियसली आप लाश ज़िंदा होती हुई देखोगे तो आपको शौक लगेगा, बेहोश हो गया। उसको घर लेके जाते हो, और डॉक्टर जो है वो थूंदना भी सियानी क्या कहती है, इसको कोई शौक लगा, इसने कोई अनहोनी देख लिया। तुझे कैसे बता कि उसने कोई अनहोनी देख लिया? तू ये भी हो सकता है कि फलां बंदी का उस वक्त बेहोश हुई थी, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। बहुत सारी हज़ारों बातें होती हैं जिसकी वजह से बंदा बेहोश हो सकता है। अनहोनी तेरे प्यो दी ने कितों वेख ली सी,
यानी कि ड्रामे वालों ने जो है कहीं पर ये लिख लिया है कि हमने पूरे जहालाना बातें करनी ही करनी है। और ये हाशिम नदीम साहब तो बिल्कुल ही जहालाना बातें करते हैं। और इस जहालाना बातों का एक और सबूत ये है कि माही की सास जो है वो डब्बे पीर के पास पहुंच जाती है, कहती है तू ही कुछ हो है, तू ही ठीक करना है। हाँ जी, मतलब क्यों कि यहीं से उसे कुछ हुआ है, कुछ हो गया है, तुम इसका इलाज करो, तुम ठीक करो। अब जो नौकरानियां हैं जो उसकी माही की सास की, उन जितनी जहालत जो है वो दिखाई गई है माही की सास में। बिल्कुल आपको एक ये बंदी लगती नहीं कि एक जागीरदार नहीं है, इतनी जो है वो अमीर है, इतनी पावरफुल है कि उसका बेटे जो हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतने पैसा है। और उसको शुरू में इनको भी सिर्फ जागीरदार नहीं, पीरनी साहबा जो है वो कहा जाता था। तो ये मोहतरमा जो है वो इतनी जाहल कैसी हो सकती हैं कि वो एक पीर डब्बे के पास जाकर वो ये कहती हैं, पहले तो जाके ये कहती हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, और फिर जाकर कहती हैं आपने कुछ करना है तो इसने ठीक होना है, कोई तवीज़ दो, कोई दम दुरूद दो, ताकि जो है वो इस तुम्हारे दम दुरूद से जो है ये बच्ची जो है ठीक हो जाए। और तुहानू शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के पहले भी इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ऐसा होता है कि लोग ये जो झूठे पीर हैं इनके चक्रों में पड़ के अपनी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद जो हैं वो कर लेते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं हमारी, शौहर आपके कदमों में, महबूब आपके कदमों में। किसी सियाने बंदे ने ये कहा था किसी औरत से कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जो हो मलका बनो तो अपने शौहर को बादशाह बनाओ, क्योंकि मलका जो है वो बादशाह की होती है, ग़ुलाम की नहीं। क्योंकि उसने अगर पीर से कहा था कोई अच्छा ऐसा करो कि मेरा शौहर मेरा गुलाम बन जाए, तो उसने कहा था काकी कभी सुने ही कि गुलाम जेड़ा है उनकी कोई मलका होवे, मलका हमेशा बादशाह दी होती है। तो अपने शौहर को बादशाह की तरह ट्रीट करो तो खुद ही मलका बन जाओगी। तो लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें समझ तो किसी को आती नहीं है। औरतों को शायद ये लगता है किसी तवीज़ से, किसी दम दुरूद से ये बंधा हुआ मेरे कदमों के नीचे गिर जाएगा और मैं जो है सारी ज़िंदगी इस पर राज करूँगी। राज करना जो है वो कहीं की खूबी नहीं होती। मोहब्बत सबसे बड़ा राज होता है किसी के दिल पे जो है। अगर आपकी मोहब्बत है तो उससे बड़ा राज कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कितों समझ आनी है, जो अगर समझ आ जाए तो सारे डब्बे पीर जड़े ने ये सारे बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे भी यही फजूल मंतक जो है, हाशिम नदीम जैसा बोंगा राइटर, मैं उसे बोंगा कहूँगा, मैं उसके साथ बोंगा जो है ना वो स्टाम्प कर देना चाहिए, क्योंकि वो सारी बोंगी बातें जो है करता है। उसमें पोटेंशियल है कहानी को बताने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोंगी बातें करता है। जैसे इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद माही की माँ आती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, वो भी लोअर मिडिल क्लास जाहिल औरतों की तरह। हाँ जी, कि मेरी बेटी को बीमार कर दिया, ये कर दिया। यार ये कैसे ख़ानदान दिखाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े अमीर ख़ानदान दिखाए जा रहे हैं कि जो इलाज करवाने के लिए भी 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जो आते हैं तो वो ऐसी बेतुकी बोंगी बातें कैसे कर सकते हैं कि मेरी बेटी को तुम लोगों ने जो है वो बीमार कर दिया। और उसके बाद माही ठीक आती है तो माही तो है ही जादूगरनी, दो में माइयां हाथ पड़ के तो उन्होंने सुलह करा देंगी। हाँ जी, और फिर भाभी को जो है माही बताती है कि वो मुजावर बन गया है। अब उन्होंने ये दसो, माही नू बंदा पूछे तू फौरन बेहोश होगी, तेरे प्यो नू पता है वो मुजावर बन गया। वहाँ पर कोई भी दुआ करवाने के लिए आया होता है, वहाँ पर बंदा जो है बैठा होता है खाने पीने के लिए। मुजावर एक जो है वो ओहदा होता है दरबार का। तुझे कैसे पता चल गया कि वो मुजावर बन गया? हाँ, ये भी हाशिम नदीम साहब की बोंगियाँ हैं जो उन्होंने करी हैं, तो वो करते ही हैं। और उसके बाद जो है भाभी जो है वो कहती है हाय ये है वो है, और अब माही उसे ये कहेगी कि तुम इसे जाकर कहो ये थोड़ा दफ़ा हो जा बीबा। और उसके बाद जो है पीर साहब जो हैं वो फरहाद को भेजते हैं दम किया हुआ पानी और तावीज़ देकर। और फिर वही सिचुएशन आती है जो मैं पहले गा चुका हूँ, अखियाँ नू रहन दे अखियाँ दे आस पास। हाँ जी, वो वहाँ से जो है माही जो है उसकी भाभी उसको लेके आती है छत पर, टेरेस पर जो है ठंडी हवा लगवाने के लिए, ताकि उसको जो है बुखार कम हो, वो उसको ठीक महसूस करे। और अंदर जो है वो आते हैं फरहाद साहब जो है वो दम किया हुआ पानी लेकर, और उनका दम निकल जाता है। माही को देखते हैं, यहीं पे किस ये ख़त्म होती है। उससे पहले रुमाना जो है वो ख़त लिखती है सिकंदर साहब के नाम की हमारी पाक मोहब्बत थी और ये है और वो, और मैं छोड़ के जो तुम्हें जा रही हूँ। अब उसने लोगों के ज़ख़म सीने के बजाय कपड़े सीने का काम जो है शुरू कर दिया है। अब दिखाया ये जा रहा है कि रुमाना किसी नेक और अच्छे ख़ानदान की, जिसकी माँ ने उसको कपड़े सीना जो सिखाया। वाह, मैं तेरे
कुर्बान जावा हाशम नदीम, मैं तेरे सदके जावा, तो एडा बोंगा होएगा मैं कदी भी सोचा भी नहीं सी। जिथे इंदा दिल च आंदा इस बंदे दा, हाशम नदीम दा, उत्थे अपनी मर्जी नाल चीज़ां मोड़ लेंदा है, कोई मंतक कोई चीज़ नहीं। अगर ये बंदा जो है किसी बस का या रेल का ड्राइवर होता, यकीन कीजिए इन्ने एक्सीडेंट करवांदा ना कि कुछ नहीं सी होना। जिधर मर्जी कहानी को जो मोड़ देता है। अब जो उसको कपड़े जो है वो सीखने भी आ गए हैं, वो गाना वाना गाती थी, गाना क्यों नहीं गाती जी, नेक पाक बाज अच्छी औरत बन गई है, अब वो कपड़े सिएगी और अपना गुजारा करेगी। अगला ड्रामा जो नंबर 1 पे है, देखते हैं कौन सा है। पहले नंबर पे कौन सा ड्रामा है? डंक। हाँ जी, और इसके लिए बहुत 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 सारी तालियां। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग थी आंसुओं वाली। हाँ जी, जो है वो देखने वालों को बहुत जो है वो रुलाया गया, और सबकी बहुत ही बेहतरीन अदाकारी थी। चाहे जो है वो अमल की अम्मा हो, अमल खुद हो, हैदर हो, सफ़ीर हो, प्रोफेसर की बीवी हो, अमल का बाप हो, सब लोगों ने बहुत खूबसूरत जो है वो अदाकारी की। और ख़ास तौर पे मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि वो टिपिकल रवायती जो है वो एंड नहीं किया गया जो हर ड्रामे में किया जा रहा था, कि जो बंदी या जो बंदा जो है वो ज़िम्मेदार है वो पागल हो जाता है। हाँ जी, हर ड्रामे में यही दिखाया जाता है कि एंड पे जो है वो लड़की जो है जैसे झूठी था, और उसके बाद वो ड्रामा था इसका, अब मुझे याद नहीं आ रहा, मिनाल खान का, जिसमें अपनी बहन अपने बहनोई के साथ जो है वो शादी करती है, वो पागल होगी। हर किसी को पागल किया जाता था। यहाँ पर जो है वो दिखाया जाता है कि जिसने जो जुर्म किया है, यानी कि मोहतरमा हमारी अमल, उसको जो है वो 10 साल की सज़ा होती है, और उसको जो है भरपूर तरीके से जलील जो है किया जाता है। लेकिन इस ड्रामे में सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगी वो थी ड्रामे में हर एक औरत का पॉजिटिव किरदार। हाँ जी, देखने वाले को यकदम ये लगता है, बहुत सारे लोगों ने इतराज़ भी किया, ये तो औरतों के ख़िलाफ़ है, ये जो ये दिखाया जा रहा है कि औरत किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाती है, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी को भी औरत के इतने मस्बत और प्यारे रूप जो हैं दिखाए गए, वो किसी को नज़र नहीं आए। सबसे पहले प्रोफेसर की बीवी, वो भी एक औरत है, उसका इतना मजबूत किरदार, इतना ज़्यादा पॉजिटिव किरदार किसी को नज़र नहीं आया, एक बीवी का किरदार। उसके बाद अमल की माँ का किरदार जो वो उसने आकर इस किस्त में दिखाया, वो बहुत बेहतरीन था। उसके बाद हैदर की माँ का किरदार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत अच्छा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किरदार जो है वो दिखाया गया, वो मनाल का किरदार, जो बीवी का किरदार है, जो अपने शौहर के साथ मिलकर जो है वो इंसाफ हासिल करना चाहती है और एक बुराई और एक बुरी औरत का खात्मा करती है, उसका किरदार। गना का किरदार जो कि प्रोफेसर की बेटी है, उसका बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव किरदार दिखाया गया, कि जो अपने बाप पे फ़ख्र महसूस करती थी, और जब उस पर धब्बा लगा तो उसको कितना बड़ा शौक लगा। तो हर औरत का किरदार जो है यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये जो है अमल, उसकी बहन का किरदार, उसकी अमल की फुप्पो का किरदार, हर किरदार औरत का बहुत ही मस्बत और बहुत शानदार था। इन सब 10-12 किरदारों में सिर्फ एक किरदार नेगेटिव जो है वो दिखाया गया, वो था अमल का। और ये ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग जो हैं अच्छे हों, 100% जो हैं वो बुरे हों। तो मुझे जो चीज़, ये ड्रामा जो आपको हैप्पी एंडिंग देता है, आपको खुशी देता है, वो ये है कि हमारे माशरे में उसकी माँ, हैदर की माँ, अमल की माँ, प्रोफेसर की बीवी, मनाल, ये सारे किरदार हैं, जो ये सारी औरतें हैं जो हमारे माशरे को इतना खूबसूरत और लवेबल बनाती हैं कि आपका दिल चाहता है कि ये दुनिया जो है, अब वो शेर जो सच्चा कहा जाता है कि कायनात के रंग जो है वो औरत की वजह से, वो बिल्कुल ठीक है। आपकी ज़िंदगी के सारे रंग किसकी वजह से होते हैं? सबसे पहले आपकी माँ की वजह से। फिर आपको सबसे पहले जो अपनायत का, मोहब्बत का इजहार जो है वो अपनी बहन से होता है, आप शफकत के साथ से पेश आते हो, और उसके बाद आपको मोहब्बत और बीवी आती है, और उसके बाद आपकी बेटी जो है उसका किरदार है। तो सारे किरदार औरत के बहुत मस्बत और बहुत खूबसूरत थे। और जो पहले मैं बात बता चुका हूँ, इस किस्त के एंड पर बदर महमूद जो डायरेक्टर है, उन्होंने शानदार काम लिया। सबसे अदाकारी तो सबकी बेहतरीन थी ही, हदायतकारी जो है वो भी अच्छी रही। ड्रामा जो है, जैसे सज़ा होगी मिनाल के पास, उसके बाद भी सीन जो है वो मुख्तलिफ दिखाए गए, जब माफ़ी जो है लोग मांगते हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर की बीवी का पॉजिटिव जो है एंड उसका ये दिखाया गया, हैप्पी एंडिंग जो है, उसको उसका इत्मीनान वापस मिल गया। गना को जो है अपने बाप पे प्यार, इत्मीनान जो है वो वापस मिल गया। सब लोग जो है वो एक बुरा इंसान, एक बुरा किरदार, यानी कि अमल के चले जाने की वजह से सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब किस्त में हुआ क्या, आप सब ने देखा होगा, 2 किस्तें जो है वो दिखाएंगी, और दोनों ही शानदार थी। कि अमल जो है उसको वापस लेकर आता है हैदर जो है, लेकिन उससे पहले उसने उसका वीडियो बयान जो रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, और वो अपने चचा यानी कि अमल के बाप को दिखाता है, और अमल का बाप जो है वो बेचारा टूट जाता है। और बाद में जब अमल उससे कहती है कि अदालत में मेरे साथ चले, तो वो जाने से मना कर देता है, और वो जो है वो खुदकुशी कर लेता है।
हाँ जी, और अमल अदालत में जाती है, सारी चीज़ों से मुकर जाती है, हालांकि वीडियो दिखाए जाते हैं और उसके बाद ऑडियो जो है वो सुनाई जाती है। और हैदर ये कहता है कि इसका फोरेंसिक जो है वो भी करवा सकते हैं, वो इससे भी मुकरती है। लेकिन उसकी माँ जो है आकर कहती है कि ये एक झूठिया, बड़ा फिल्मी अंदाज था, यकीन कीजिए बड़ा फिल्मी अंदाज था, लेकिन बहुत अच्छा आपको लगता है। वो आके कहती है कि ये झूठी और बदकार और बुरी औरत है, इसकी वजह से इसकी गुनाहों का सबूत जो है मेरे घर में पड़ा है, जो मेरे शौहर की लाश। और वहाँ पर अमल जो है उसको एहसास होता है कि उससे कितना जो है बड़ा जो है उसने गुनाह किया। उसके बाद अमल की माँ की अदाकारी जब उसको कहती है कि हाँ इसको इसके बाप का चेहरा देखने दो ताकि इसे एहसास हो कि इसने कितना बुरा जुल्म किया, वो भी बहुत शानदार थी। सबकी एक्टिंग जो है वो नहायत खूबसूरत थी। हैदर का बाप जो है अपनी बीवी से जो है माफ़ी मांगता है, मनाल से माफ़ी मांगता है, और ये सब बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत ही अच्छी लगी ये हैप्पी एंडिंग। जो है बुरा इंसान जो है वो अपनी बुराई की वजह से जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया। सब अच्छे लोगों की ज़िंदगी जो है वो और अच्छी हो गई। और बिला का जो OST था मन बावरा लागे ना, वो भी थोड़ा सा चलाया जाता है, वो बहुत अच्छा था। और उसको जो है वो जब चलाया जाता है तो आपको जो है वो अच्छा लगता है। और इसका OST जो है वो भी अच्छा था। ऑल एंड ऑल ये ड्रामा बहुत खूबसूरत रहा। इस ड्रामे को अगर ज़्यादा खींचा नहीं जाता, ये सारी जो किस्तें हैं इनकी बजाय ड्रामे को 20-22 किस्तों में ख़त्म किया जाता तो ये एक शाहकार ड्रामा जो है वो साबित हो सकता था। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा अच्छे अवार्ड के लिए जो है वो हैदर और अहमद अली अकबर जो है उनके दरमियान जो है वो पीछा पड़ने वाला है। और देखेंगे किसको जो है यानी बिलाल अब्बास या अहमद अली अकबर किसको जो है वो बेस्ट अदाकार का अवार्ड जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही मेरा रिव्यू का सिलसिला जो है वो मैं ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, ये बेल आइकन का बटन है, इसको भी प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन पर अच्छे कमेंट कीजिए। सिर्फ अच्छे करने हैं, बुरे नहीं करने वैसे थैंक यू सो मच, आप लोग जो हैं बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता लेकिन उसको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। और बास कमेंट जो हैं वो बहुत चुलबुले होते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।